बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये इलास्टिक कांस्टेंट्स के बाद हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये इसमें जो हमने कोई भी मटेरियल लेके उसको लेंथ के अक्रॉस जो हमने चेंज लिया था उसको हमने कहा था टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, जब हमने लेंथ के अक्रॉस फोर्स एक्सर्ट की थी उसको कहा था टेंसाइल स्ट्रेस। फिर उसमें जो चेंज पैदा हुआ लंबाई के अक्रॉस उसको हमने कहा टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, और उसके मॉडुलस को हमने कहा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले टाइप जो हमने देखी उसमें हमारे पास यहाँ एक मटेरियल है, फ़र्ज़ करें एक तार है। ठीक है, एक तार है लोहे की या कोई भी तार है, उसको हमने क्या किया है या कोई भी आपके पास इलास्टिक है, ठीक है, रबर है, इलास्टिक है, उसको हमने पकड़ के खींचा है। खींचने से क्या था, उसकी लेंथ जो है उसमें चेंज पैदा हुआ। तो जो उसका बिहेवियर, जब हमने उस पर मज़ीद फोर्स एक्सर्ट की तो मज़ीद उसकी लंबाई में इजाफा हुआ। तो हमने कितनी फोर्स एक्सर्ट की और कितना उसकी लंबाई में इजाफा हुआ और उसमें क्या क्या चेंजेस आई, उसको हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा हुआ था, उसके ज़रिए हमने स्टडी हम करते गए कि कितनी फोर्स पे कितना चेंज आया, कितनी फोर्स पे कितना चेंज आया और फिर उसका बिहेवियर क्या हुआ। तो उसको हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, एक टेस्ट जो है वो मशीन के ज़रिए हमने उसका जो है रीडिंग्स जो हैं वो मैयर की और फिर हमने उसका ग्राफ बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन इनके दरमियान। उससे वो जो एक मटेरियल लिया, वायर कोई भी हमने ली लोहे की या कोई भी, तो फिर हमने उसका एक ग्राफ बनाया। उन्होंने लिखा हुआ कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए एक कर्व। अभी आपको आगे मैं बता भी दूंगी डक्टाइल मटेरियल कैसा है। जैसे आपके पास लोहा है, ये भी एक डक्टाइल मटेरियल है, तो बाद में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो स्ट्रेस इस एक साइड पे लिया है और एक साइड पे है इधर स्ट्रेस लिया हमने, कितनी फोर्स हमने पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट करनी है और चेंज कितना पैदा हुआ। फिर उसका हमने एक ग्राफ बनाया, जो रीडिंग्स हमें हासिल हुई ना उससे हमने एक ग्राफ बनाया। तो अब ग्राफ देखते हैं। यहाँ हमारे पास ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ये जो पिंक कलर का आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये इसको हमने, ये जो ए पॉइंट है और इस पे यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा पी ए पॉइंट पे है सिग्मा पी, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। इस ए पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, सिग्मा पी प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है कि ये वो वाली लिमिट है कि हमने एक जैसे लोहे की एक तार है, उसको हम खींच रहे हैं, उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो खींचती जा रही है, उसमें कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें, यहाँ मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन की हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें जो चेंज पैदा हो रहा है, जो उसमें स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करने पे उसमें जो चेंज पैदा हो रहा है 1 सेंटीमीटर है। फिर जब हम 20 न्यूटन इस फोर्स को डबल कर देंगे तो जो चेंज है वो भी डबल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इजाफा हो जाएगा। जब हम इसको फोर्स को 3 टाइम्स कर देंगे, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने की, तो ये चेंज जो है वो भी 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि एक सेंटीमीटर हर 10 न्यूटन पे जब हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो सेंटीमीटर भी एक जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी लिमिट, ऐसे पॉइंट को हमने इसको कहा है, इस लिमिट को हमने कहा प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी कि जितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना उसकी लंबाई में इजाफा होता जाएगा, तो उसमें चेंज पैदा होता जाएगा। तो हमने इसको कहा सिग्मा पी और इसको हमने डिनोट किया है प्रोपोर्शनल लिमिट से। ठीक है, अब ये क्या है, ये जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो दैट ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर, जितना एक मटेरियल जो है जितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको हमने कहा विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार है। स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि जितना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, जितनी हम फोर्स एक्सर्ट करते जा रहे हैं, चेंज भी उतना ही ज़्यादा पैदा होता जा रहा है। फोर्स हमने 10 न्यूटन थी, 1 सेंटीमीटर चेंज आया, 20 न्यूटन की 2 सेंटीमीटर आ गया, 30 न्यूटन की 3 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रोपोर्शनल लिमिट है कि हमारा मटेरियल जो है उसने इतनी फोर्स भी बर्दाश्त कर ली है और वो वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो और स्ट्रेट लाइन भी बरकरार है। ठीक है, ऐसे इस को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और प्रोपोर्शनल लिमिट हमने
इस लिमिट के अंदर ये ओ से ए तक इस ग्राफ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हुक्स लॉ ओबे होता है। ये इस लिमिट तक हुक्स लॉ ओबे होता है। और हुक्स लॉ बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें वो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, कि जितना हम स्ट्रेस में इजाफा करेंगे उतना ही स्ट्रेन में भी इजाफा होता जाएगा। और प्रोपोर्शनल लिमिट बरकरार है। अगर अब जब हम ये लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो प्रोपोर्शनल लिमिट बरकरार नहीं रहेगी। यहाँ स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हमने कह दिया सिग्मा पी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब हमने फोर्स मज़ीद लगाई अब उसमें चेंज पैदा हो गया। ये जो ब्राउन कलर की लाइन है आपको देखें स्ट्रेट लाइन से अब थोड़ा सा कर्व आ गया, ये ए से बी तक। ठीक है, तो जो बी पॉइंट है उसको हमने सिग्मा ई से डिनोट किया है, सिग्मा ई। सिग्मा ई का मतलब है इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट को, बी पॉइंट को हमने कहा इलास्टिक लिमिट। यहाँ मैंने लिखा भी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें बी पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया है सिग्मा ई का इलास्टिक लिमिट, और इस पॉइंट बी पॉइंट को हमने कहा इलास्टिक लिमिट। और ये कौन सी लिमिट है कि हम जो है अगर जैसे उस लोहे की तार है या स्प्रिंग है लोहे का, उसको जब हम खींचते जा रहे हैं उसमें चेंज पैदा होता जा रहा है। तो अब भी अगर हम उसको खींचते जा रहे हैं, अब देखें मैंने 30 न्यूटन की फोर्स तक 3 सेंटीमीटर था ना, अब होना तो ये चाहिए था कि जब मैं 40 सेंटीमीटर न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करती, 40 सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स एक्सर्ट करती, तो 4 सेंटीमीटर उसमें उसकी लेंथ बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन अब ये क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ख़त्म हो गई है, अब इसमें चेंज उतना नहीं आएगा। अब ये अगर मैं इसको मेजर करूँ तो हो सकता है ये 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखें जो इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट तो है, इलास्टिक लिमिट अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह से है, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। जितना पहले चेंज आ रहा था उतना अब नहीं आया। फिर मैंने 50 न्यूटन फोर्स अब मैं इस पर एक्सर्ट करूँगी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अब इसकी होनी चाहिए थी 5, 1 2 3 और यहाँ 4 होनी चाहिए थी, यहाँ 5 होनी चाहिए थी। या चलें अब जी 0.5 चेंज आ रहा था तो अब फिर 0.5 आता, लेकिन अब ये देखें अब इजाफा हुआ इसमें 3.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि चेंज तो आया लेकिन पहले से भी कम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है इलास्टिक लिमिट तो है, तो लेकिन ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। अब हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं रहा जैसे पहले स्ट्रेट जा रहा था। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। और ये क्या है, इस रीजन में ये ओ से बी तक, ये ओ से बी तक जो रीजन है इसमें क्या होता है, मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। इस जो भी मटेरियल हमारा है, लोहे की तार है या स्प्रिंग है, उसको कहा हमने ये इलास्टिक है। इन दिस रीजन स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस लिमिट में क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, बल्कि अब हमने स्ट्रेस हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन जो है वो कम पैदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इलास्टिक क्यों है, जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स हटाएंगे, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, लेकिन जब हम फोर्स हटाएंगे मटेरियल विल रीगेन इट्स शेप। मटेरियल अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाएगा। स्प्रिंग को हम खींच रहे थे, खींचते जा रहे हैं, अब ज़्यादा खिंचाव तो नहीं पैदा हो रहा, जितना पहले पैदा हो रहा था उतना नहीं अब हो रहा, लेकिन जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। यानी कि जैसे उसकी पहली शेप थी वो उसी शेप में वापस आ गया, इसलिए हमने कहा इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है, ओरिजिनल शेप उसने रीगेन कर ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस कर्व ड्रा करें, कर्व को हम वापस उसको ड्रा करें तो ये कर्व इसी तरह से यहाँ से ही वापस आएगा, ऐसे इन्हीं पॉइंट्स से होके वापस आएगा इस तरह से और 0 पॉइंट पे पहुँच जाएगा, मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। तो हम लिखेंगे इसको, एंड कर्व विल बी रीट्रेस्ड, और कर्व को हम रीट्रेस कर सकते हैं वापस, वैसे ही उन्हीं पॉइंट से होता हुआ वापस जाएगा। यानी कि जितना जितना पहले चेंज, अब 3.8 जब हम फोर्स जो है 50 न्यूटन पे चेंज कितना आ गया था, 3.8, तो जब हम 50 से 40 करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। जब हम 40 से 30 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 से हमने 20 फोर्स और कम की तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोबारा हमारी ओरिजिनल स्टेट्स जो हैं वो वापस आ रही हैं, इसलिए हमने कहा इलास्टिक लिमिट है। और लेकिन जो ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई, ये वाली इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई, अब क्या है, अब ये है कि हमारा मटेरियल तो जो है वो
हो सकता है ब्रेक डाउन ना हो, लेकिन उसमें मुसलसल ऐसा चेंज आ जाएगा कि अब जैसे हमारा स्प्रिंग है, अब हम अगर उसके ऊपर इलास्टिक लिमिट के बाद हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो डीफॉर्म हो जाएगा मुस्तकिल तौर पे, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकेगा। उस पॉइंट को हमने सी पॉइंट का नाम दिया है। तो और इसको हमने सिग्मा एम से डिनोट किया है, सिग्मा एम। ठीक है, क्या है? सिग्मा एम। और सिग्मा एम क्या है? इस पॉइंट को हमने UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम भी दिया है, सिग्मा एम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट से एम निकला है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि इसमें अब मुस्तकिल तौर अल्टीमेटली आखिरकार इसमें मुस्तकिल तौर पे चेंज आ गया है। अब हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल इन्हीं पोजीशन से होके वापस नहीं आएगा, और हो सकता है कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये रीगेन नहीं कर सकेगा। तो हम इस यहाँ से लेकर इस लिमिट के बाद मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिसिटी, और ये जो है वो प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिसिटी है। यहाँ से बाद इसके बाद इस पॉइंट बी के बाद प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो गई, और प्लास्टिसिटी में क्या है? मटेरियल जो है उसने अपनी शेप मुस्तकिल तौर पे चेंज कर ली। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम जो सी पॉइंट है उसको मैंने कैसे लिखा है। तो देखें, सी पॉइंट को मैंने लिखा सी पॉइंट को सिग्मा एम से डिनोट किया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और हम इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। मटेरियल परमानेंटली चेंज्ड, अब मटेरियल को क्या हुआ? परमानेंटली चेंज हो गया और डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप या डायमेंशन। ये अपनी ओरिजिनल शेप या अपनी ओरिजिनल डायमेंशन कभी भी गेन नहीं कर सकेगा। जैसे स्प्रिंग है, मुस्तकिल तौर पर डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इस पॉइंट को हमने कहा है, ये इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? अल्टीमेट, आखिरकार। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल लेंथ के लॉन्ग हम लगा रहे थे ना, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट ए मटेरियल कैन विद स्टैंड। इस लिमिट तक मटेरियल जो है, सी पॉइंट तक मटेरियल जो है वो बाकी रह सकता है, और उसके बाद वो मटेरियल जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस पॉइंट को कहते हैं और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इसको कहते हैं नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, जितनी वो मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और इस सी पॉइंट के बाद क्या होगा? आफ्टर सी पॉइंट, इस सी पॉइंट के बाद आ जाएगा डी पॉइंट। ये देखें, इस सी पॉइंट के बाद क्या आ गया? ये वाला आ गया, डी पॉइंट। ठीक है, और डी पॉइंट पे क्या होता है? डी पॉइंट को पे फ्रैक्चर, टूट जाता है। जो भी मटेरियल होता है, सिग्मा एफ से हमने डिनोट किया है। फ्रैक्चर जो है लिमिट आ गई हमारे पास। अब यहाँ जो है वो मटेरियल जो है वो मुस्तकिल तौर पे टूट जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को नाम दिया है फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ तक ये जो लिमिट आपके पास आ रही है येलो सी लाइन, ये फ्रैक्चर स्ट्रेस है। सी के बाद किसी भी पॉइंट पे ये मटेरियल जो है वो टूट जाएगा, तो एफ का मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ डी पॉइंट पे जाके टूट गया। तो देखिए, मैंने कहा डी पॉइंट सिग्मा एफ फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, इस यहाँ तक जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो वो मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा। अच्छा बच्चों, एंड पे हमने जो है वो इसकी सब्सटेंसेस, आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें दो तरह के मटेरियल्स बताए हुए हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके अपने बिहेवियर की वजह से, अभी हमने उनका बिहेवियर देखा है ना कि इनका बिहेवियर कैसा है कि वो इलास्टिक लिमिट, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर इलास्टिक लिमिट है, फिर जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, और आखिर में हमने फ्रैक्चर स्ट्रेस देखा। तो इसकी वजह से मटेरियल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मटेरियल दो तरह के हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं और ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। डक्टाइल कौन से होते हैं? पहले आप इसकी एग्जांपल्स देख लें, फिर आपको ये ज़्यादा याद रहेगा। डक्टाइल हैं लेड, आप लेड देख लें, कॉपर वायर्स आपके घर में बिजली की जो तारें होती हैं अंदर, वो कॉपर वायर्स होती हैं, वो देख लें। लोहा, खाम रॉट आयरन, खाम लोहा जो होता है, आम जो लोहा है, जैसे स्टील है ना, वो खाम लोहा नहीं है, दूसरा लोहा जो है वो ये डक्टाइल मटेरियल्स हैं। देखिए, इनको हम जितना मर्जी इनके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो ये इनकी शेप जो है, जैसे लोहा है उसकी तार पे हम फोर्स लगाते जाएंगे, उसकी शेप तो चेंज होती जाएगी लेकिन वो टूटेगा जल्दी नहीं। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। दूसरी तरफ आप देखें, ग्लास शीशा जैसे होता है, ग्लास शीशे का ग्लास हो, ये या हाई कार्बन स्टील जो है,
ये ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं? ये इलास्टिक लिमिट के बाद ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें इलास्टिक लिमिट कहाँ थी, जब हम फोर्स लगा रहे थे उसकी शेप मुस्तकिल तौर पे चेंज हुई। ये देखें बी पॉइंट तक ये थी हमारे पास इलास्टिक लिमिट। यहाँ के बाद जो ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे ये यहाँ तक आके उसके बाद टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं, जो बी पॉइंट के बाद फ़ौरन बाद टूट जाते हैं। और जो मटेरियल्स जो हैं सी पॉइंट के बाद जाके टूटते हैं, यहाँ तक जाके वो अपनी शेप तो चेंज कर लेते हैं। जैसे लोहे की तार है, मुड़ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बहुत सारी उसको हम दफ़ा मोड़ सकते हैं, लेकिन वो टूटेगी जल्दी नहीं। ऐसे मटेरियल्स जो हैं उनको कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। तो डक्टाइल्स प्लास्टिसिटी ये प्लास्टिक लिमिट के बाद टूटते हैं, और जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद टूटे हैं उनको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल सब्सटेंसेस और दूसरे हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, जो प्लास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिसिटी के बाद टूटते हैं।